नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए ज़रूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की जड़ से पड़ताल। आपके लिए न्यूज़ इनसाइट यानी राइट न्यूज़। तो आज हम विश्लेषण करेंगे 2024 के सेमीफाइनल चुनाव की, यानी कर्नाटक के चुनाव की। दूसरी बड़ी खबर होगी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की। क्या होगी ये पास या होगी फ्लॉप, ये देखेंगे और समझेंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद कर्नाटक चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपने चुनावी हथियार लेकर मैदान में उतर चुके हैं। जहां कांग्रेस के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, वहीं राहुल गांधी की स्वीकार्यता की भी लड़ाई है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद यह पहला चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव इसलिए दिलचस्प कांग्रेस के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस की पूरी रणनीति यह है कि कर्नाटक के कोलार में जहां राहुल गांधी ने भाषण दिया था, उस भाषण के चलते उन्हें सजा मिली है। और वहीं अब राहुल गांधी 5 अप्रैल को फिर एक रैली करने जा रहे हैं, जहां उन बातों का वो खुलासा करना चाहते हैं जो वजह रही उनकी सदस्यता जाने की। लेकिन यदि राहुल गांधी के शंखनाद के बाद भी कांग्रेस हार जाती है, तो क्या कांग्रेस का राजनीतिक पतन यहां से शुरू हो जाएगा? वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी कर्नाटक जीतने के लिए हर प्रयास कर रही है। दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है, और इसी के सहारे बीजेपी दक्षिण में भगवा लहराने का ख्वाब भी देख रही है। यदि कर्नाटक हाथ से खिसक गया तो दक्षिण में विजय पताका लहराने का बीजेपी का सपना सपना ही रह सकता है। इसलिए दोनों पार्टियों के लिए कर्नाटक किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। कर्नाटक से ही 2024 की दशा और दिशा तय होगी। इसका आगे विश्लेषण करेंगे, उससे पहले दक्षिण के रण पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव का बिगुल बजा, मैदान सजा। भारत माता की। राहुल तैयार, राहुल जी मोदी भरेंगे हुंकार। चौबीस के फाइनल से पहले 23 का सेमीफाइनल बताएगा किसका होगा 24 में राज। आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनावों का ऐलान कर दिया। Assembly elections for 2023 would be like this. कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। Assembly elections for 2023 would be like this. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. आपको बता दें कि कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा की सीटें हैं। इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 13 अप्रैल को शुरू होगी। वोटिंग 10 मई को होगी और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। फिलहाल बीजेपी के पास 120 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 72 सीटें हैं, जेडीएस के पास 30 सीटें हैं और 2 सीट खाली है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तब कर्नाटक विधानसभा की कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी। तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हुई जरूर थी, लेकिन बहुमत के 113 के आंकड़े से वो पीछे रह गई थी। तब बीजेपी को 104 सीटें ही मिली थी, कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, जबकि अन्य को 3 सीटें मिली थी। 2018 में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी और कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। करीब 14 महीने के बाद ही कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार गिर गई। उसके बाद येदुरप्पा ने ऑपरेशन लोटस चलाकर फिर सत्ता में वापसी की। बीएस येदुरप्पा ने कांग्रेस के बागी विधायकों की मदद से बीजेपी की सरकार बनाई। हालांकि 2 वर्ष बाद येदुरप्पा को भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में सीएम बदलने का फैसला किया और बसवराज बोम्मई बीएस येदुरप्पा के उत्तराधिकारी चुने गए। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी को कर्नाटक में सत्ता का स्वाद दिलाने वाले येदुरप्पा ही हैं। इसलिए तो सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है और येदुरप्पा को ही पोस्टर बॉय बनाया है। पीएम मोदी हों या अमित शाह, मंच पर उनके साथ येदुरप्पा ही प्रोमिनेंटली दिखते हैं। क्यों हैं ये येदुरप्पा कर्नाटक चुनाव में बहुत खास, ये आपको समझाते हैं। क्यों लगता है बीजेपी को कि येदुरप्पा ही पार लगा सकते हैं उनकी नैया? इसके पीछे एक रीजन है। कर्नाटक में येदुरप्पा की जमीनी पकड़ है। दरअसल कर्नाटक की सियासत में 3 कम्युनिटी उनकी पूरी सियासत के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें आते हैं लिंगायत, वोकालिंगा
और कुर्बा समुदाय। येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लिंगायत कम्युनिटी की पॉपुलेशन करीब 17% है। कर्नाटक की 224 सीटों में से 90 से 100 सीटों पर यह असर डालती है। जब बीजेपी से 2013 में येदियुरप्पा अलग हो गए थे तो बीजेपी को लिंगायत कम्युनिटी ने उतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं किया था, जिस वजह से बीजेपी की बुरी हालत हुई। बीजेपी बुरी तरह हारी। येदियुरप्पा के आने के बाद लिंगायत फिर से बीजेपी के साथ आए। इसे बीजेपी का सपोर्टर ही माना जाता है। इससे पहले लिंगायत कांग्रेस के साथ थे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 500 से ज्यादा लिंगायत मठ हैं, जिसे लोग बहुत मानते हैं। येदियुरप्पा की इन मठों में बहुत अच्छी पकड़ है। पिछली बार चुनाव में कांग्रेस का भ्रष्टाचार, येदियुरप्पा की भाजपा में वापसी सबसे बड़ा मुद्दा था। येदियुरप्पा के भाजपा में आने के बाद बीजेपी ने 40 सीटों से 104 का आंकड़ा छुआ और येदियुरप्पा की ही वो ताकत थी कि बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराकर सत्ता में वापसी की। येदियुरप्पा के दम पर ही बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। जितने भी उम्मीदवार जीते सब येदियुरप्पा के नाम पे जीते, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। भाजपा पीएम मोदी और उनके नाम, उनके मेहनत की तथा अमित शाह की रणनीति और अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल प्रबंधन में चुनाव जीतती है। यहां भी इस फैक्टर का काफी असर दिखेगा। लिंगायत समुदाय की तरह ही कर्नाटक में दो और कम्युनिटी का दबदबा है। आपको बताते हैं कि कर्नाटक की तीनों बड़ी कम्युनिटी के बारे में, जिनकी वजह से कर्नाटक में चुनाव के नतीजे तय होते हैं। कर्नाटक में 100 सीटों पर लिंगायत समुदाय का असर है। सेंट्रल और कित्तूर कर्नाटक में लिंगायतों का सबसे ज्यादा दबदबा है। येदियुरप्पा सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से ही आते हैं। 2018 में 52 विधायक इसी समुदाय से चुनकर आए थे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 68 कैंडिडेट इसी समुदाय से उतारे थे। 10 बार कर्नाटक में सीएम लिंगायत नेता रहे हैं। इसके बाद बारी आती है वोकालिंगा समाज की। वोकालिंगा समुदाय की कर्नाटक में 12% आबादी है। लगभग 80 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। साउथ कर्नाटक में वोकालिंगा का वर्चस्व है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा इसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक के 6 सीएम वोकालिंगा समुदाय से हुए हैं और लिंगायत और वोकालिंगा समाज के बाद जिसका सबसे बड़ा प्रभाव कर्नाटक की राजनीति पर है वो है कुर्बा समुदाय। कुर्बा समुदाय की कर्नाटक में 8% आबादी है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया इसी समुदाय से आते हैं। लिंगायत के बाद सबसे ज्यादा असर रखने वाला वोकालिंगा समुदाय की है, क्योंकि वोकालिंगा पर सबसे ज्यादा प्रभाव कुमारस्वामी यानी जेडीएस का है और इस बार जेडीएस के लिए ममता बनर्जी और केसीआर, 2 मुख्यमंत्री जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं, वो भी प्रचार करने के लिए आएंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां वोकालिंगा का है असर। मांड्या, हासन, मैसूर, तुमकुर, कोलार, चिक्काबल्लापुर। यदि इन सीटों पर जेडीएस ज्यादा सीटें निकाल लेती है तो या कांग्रेस मजबूत हो जाएगी या उसके लिए परेशानी होगी। दोनों ही स्थितियों में घाटा बीजेपी को हो। ये थी कर्नाटक चुनाव पर हमारी विश्लेषण। अब आप देखिए विपक्ष कैसे लामबंद हो रहा है 2024 के लिए। बीजेपी के खिलाफ लामबंदी के लिए क्या सारा विपक्ष एक होने जा रहा है? कांग्रेस भी अपना अड़ियल रुख छोड़ने की सोच रही है। सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाने की पहल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को लगता है कि यदि मोदी और बीजेपी को रोकना है तो हर हाल में एक साथ आना होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़कर यह पेशकश की है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में वह अपनी तरफ से कुर्बानी देने को तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी भी विपक्षी एकता के लिए लचीला रुख अपनाने में हिचकती नहीं दिखाई देगी। दरअसल राहुल की इस टिप्पणी का संकेत साफ है कि विपक्षी खेमे की तमाम दलों को भी कुछ न कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। ये वन साइडेड गेम नहीं है, यानी कुर्बानी सीटों की चुनाव अगर लड़ना है तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी होगी और इसी वजह से विपक्षी एक मंच पर साथ नहीं आ रहे थे, क्योंकि सीटों का ही तो मामला लटका है। सब रीजनल पार्टियां अपने अपने प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत होते नहीं देखना चाहती, लेकिन मोदी के खिलाफ कांग्रेस की मजबूती चाहती है। राहुल का लचीलापन ऐसे में भी कह सकते हैं कि संजय राउत और शरद पवार के कहने पर राहुल सावरकर के मामले पर चुप्पी साध रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे को डर था कि जिस तरह राहुल सावरकर पर बयानबाजी कर रहे हैं उस हिसाब से तो हमारा वोट बैंक ही कट जाएगा। महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लोग बहुत मानते हैं और राहुल लगातार वीर सावरकर पर हमले कर रहे थे। शरद पवार ने राहुल को समझाया कि सावरकर आरएसएस के सदस्य नहीं थे और हमारी लड़ाई पीएम मोदी से है, सावरकर से नहीं, इसलिए आप सावरकर पर टिप्पणी ना करें।
इसी वजह से महाअघाड़ी में शिवसेना को साथ रखने में परेशानी होगी। संजय राउत ने इसी सिलसिले में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अब राहुल ने शरद पवार और संजय राउत की बात मानकर चुप्पी साधने की बात मान ली है। शरद पवार चाहते हैं कि राहुल चुप रहें, खड़गे और सोनिया की विपक्ष पर एक मीटिंग बुलाएं उनकी तरफ से, ताकि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एक हो सके। तो कहावत आपने सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धो लो। कुछ ऐसा ही खेल भारतीय राजनीति में होता है। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि संसद सदस्यता जाने के कारण राहुल गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति उपजेगी, और अगर इस सहानुभूति का कोई फायदा वोट के रूप में कांग्रेस को मिलता है तो हम भी कांग्रेस के साथ दिखकर इसे कैच कर लें। फायदा अगर कांग्रेस को हो तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लें। चूंकि यह लाभ तात्कालिक लाभ के जैसा प्रेरित होता है जैसा राजनीति में होता है, क्योंकि हित स्थायी राजनीति में होता है, इसका स्थायी परिणाम अभी से नहीं सोच सकते। और लोकसभा से पहले जो 3 राज्यों के सेमीफाइनल है, जिसमें कर्नाटक महत्वपूर्ण है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, इससे 2024 के ये जो गठबंधन है वो दरअसल क्षेत्रीय दलों की जो प्राथमिकता है वो सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है, उनको तो अपनी सियासी जमीन को भी बचाना है। यदि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चा बनेगा तो छोटे छोटे दलों को अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या ये कहें कि सियासी जमीन छोड़नी पड़ेगी। और वो रीजनल दल छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बड़े दल जब कमजोर होते हैं तभी छोटे दल मजबूत होते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस का पतन हुआ तभी केसीआर का उदय हो पाया, बंगाल में भी कांग्रेस का पतन हुआ तभी ममता मजबूत हुई, कर्नाटक में कांग्रेस कमजोर हुई, जेडीएस ताकतवर हुई, बिहार में कांग्रेस कमजोर हुई तभी नीतीश और लालू मजबूत हुए, यूपी में कांग्रेस कमजोर हुई तभी अखिलेश और मायावती मजबूत हुए। अखिलेश और मायावती के आने के बाद कांग्रेस यूपी में लुप्त ही हो गई। कांग्रेस के कमजोर होने की कीमत पर ही क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। ऐसे में वे कांग्रेस को सीमित भूमिका में देखना पसंद करेंगे, न कि कांग्रेस को फिर से मजबूत। इसलिए तीसरे मोर्चे का विकल्प स्वाभाविक ही उन्हें सही लगेगा। अब आपको बता दें कि बार बार विपक्ष का फेल होने के पीछे बड़ा रीजन ये है कि सब रीजनल नेताओं का अपने राज्य के बाहर कुछ खास जनाधार नहीं है। ये सब अपने अपने पीएम का खुद को दावेदार समझते हैं। तो तीसरा मोर्चा बनाने की जद्दोजहद इसीलिए हर बार होती है, लेकिन बात बन नहीं पाती। ये मोर्चा सिर्फ अभी पीएम मोदी के खिलाफ ही रहेगा ऐसा लगता है। अब आपको बताते हैं तीसरे मोर्चे का इतिहास। 1977 में आपातकाल के खिलाफ भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा भारतीय लोकदल ने एक साथ मिलकर जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा। 295 सीटें जीती। सियासी उठापटक के बीच जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को पीछे छोड़ते हुए मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, परंतु आपसी कलह और नेताओं की महत्वाकांक्षा की वजह से पहली गैर कांग्रेसी सरकार 2.5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जिसमें हमने चुनावी गणित का विश्लेषण किया और गठबंधन के फेल होने पर चर्चा भी बताई, क्योंकि ये गठबंधन जब जब बनता है तब तक फेल होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो हमारा विश्लेषण उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बने रहिए खबरों में भारत 24 के साथ।